हेलो ऑल। सो आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आम जनता के दिलों में रहता है वो टॉपिक। हम जब भी कोई बात करते हैं तो हर आधे घंटे में उस ऑर्गन उस सिस्टम का जिक्र हम करते ही हैं, जैसे कि दिल खट्टा हो रहा है, दिल मचला रहा है, दिल नहीं लग रहा है ना, या दिल टूट गया, या हम दिल दे चुके सनम, दिल तो पागल है, दिल 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 की बहुत बातें होती हैं। ये तो हो गई आम लोगों की बातें। फिजियोलॉजी में भी अगर हम देखें तो दिल की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक कंडीशन होती है हाइपोवोलेमिया। हाइपो मीन्स कम, वॉल्यूम मीन्स ब्लड का अमाउंट, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया। जब भी ऐसी कंडीशन बॉडी में होती है, हाइपोवोलेमिया होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, तो उस टाइम पे भी बॉडी क्या करती है, हमारी कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स एक्टिवेट करती है और हर जगह से ब्लड को हटा करके हमारे वाइटल ऑर्गन्स को देती है। और ऑब्वियसली वो दो वाइटल ऑर्गन्स हमारे जो हैं वो मेनली जो हैं वो दो हैं ब्रेन और हार्ट। एड्रिनल को भी देती है, मगर ये दो मेन ऑर्गन्स हैं जिनको ब्लड बॉडी देती है। तो वाइटल ऑर्गन्स में भी आपका हार्ट होता है। आम आदमी की डेफिनेशन में भी हार्ट इंपॉर्टेंट है और फिजियोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकली हम सब क्लिनिशियंस बनने वाले हैं, हम 10 साल बाद टेनिस लॉन्ग रन डॉक्टर्स होंगे, पेशेंट ठीक कर रहे होंगे। क्लिनिकली भी हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। Most common cause of mortality and morbidity worldwide and in India also is cardiovascular diseases. Most commonly CAD से कहते हैं, coronary artery disease. So this system is very important as a clinician, as physiologist, be it anything. So इस सिस्टम की इंपॉर्टेंस को बताते हुए हम इस सिस्टम को आज यहाँ स्टार्ट करते हैं। एंड द टॉपिक इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, CVS। ओके, बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है, ये पेन से मैं यहाँ रख देता हूँ। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है, ये हमारा सिस्टम ये बना किससे है? इट इज मेड अप ऑफ अ पंपिंग मसल organ which is called as heart, then a fluid which flows, which is a connective tissue, which blood, and then finally the system in which this blood flows, which is called as vessels, blood vessels. So this system, cardiovascular system, it is made up of heart plus blood plus the vascular system, which comprises of arteries, veins and capillaries. Okay, so ये तीन चीजें हैं जो सिस्टम को बनाते हैं पूरा। और ऑब्वियसली हर सिस्टम की तरह से मैं हर बार बोलता हूँ कि अगेन द फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज टू मेंटेन द इंटरनल मिल्यू ऑफ द बॉडी, द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। ओके, सो द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बेसिकली ये है क्या? सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट की। हार्ट इज नथिंग but an organ which is made up of specialized muscles, which is called as cardiac muscles, cardiac myofibrils, and it is basically two different pumps which act in series. They work in series. ये है आपका सुपीरियर वेना कैवा और ये है आपका इंफीरियर वेना कैवा। ये आगे ओपन हो रहा है आपके राइट एट्रियम में। अगर हम ऐसे बना देते हैं इसको, ये पीछे से आके ओपन हो रहा है आपके राइट एट्रियम में। ओके, ये ओपनिंग है इसकी और ये ओपनिंग है इसकी। मतलब ऐसे दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ये ऐसे पीछे से इसके लिए ओपनिंग, ठीक है। और ये आगे ब्लड लेके आ रहा है आपका अपर पार्ट ऑफ बॉडी एंड दिस इज ब्लड कमिंग फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। ब्लड आ रहा है आपका राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड जाता है आपके राइट वेंट्रिकल में। या राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है और जाता है आपके पल्मोनरी आर्टरी। ये एक एक्सेप्शन है, आर्टरी है बट इट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि आपके राइट एट्रियम से होकर आपके राइट वेंट्रिकल में आया और फिर पंप हुआ आपके पल्मोनरी आर्टरी में। क्योंकि ये ब्लड ले जा रहा है तो इसलिए आर्टरी है, मगर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है। तो एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी व्हिच कंटेन्स डीऑक्सीजन ब्लड। फिर ये आता है पल्मोनरी सिस्टम में, वहां पर इसका ऑक्सीजनेशन होता है और ऑक्सीजन होने के बाद ये वापस लौट के आता है थ्रू पल्मोनरी ट्रंक। दो इस तरफ और दो इस तरफ होती है और ये खुलता है आपके, ये खुलता है आगे आपके
लेफ्ट एट्रियम में। ये थोड़ा सा कलर कोडिंग समझिए बच्चे, चूंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो मैंने इसको ब्लू से बनाया है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसलिए मैंने इसको रेड से बनाया है। और फिर कुछ ऐसे, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, प्लीज गिवन मी, ठीक है। तो फिर से समझते हैं इस चीज को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेनिका का, इंफीरियर वेनिका से आया आपके राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम कुछ नहीं होता है, प्राइमर पंप की तरह काम करता है। उसका काम सिर्फ इतना है कि ब्लड को इकट्ठा करके सीधे आपके राइट वेंट्रिकल में पंप कर देगा। राइट वेंट्रिकल मेन पंप की तरह काम करता है और ब्लड को पंप करता है, फोर्स के साथ पंप करता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में। वहां गया, वहां जाके ब्लड का ऑक्सीजनेशन हुआ और वापस लौट के आया थ्रू पल्मोनरी वेन्स, दो इधर और दो इधर से, और ये ओपन इन लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम अगेन एक्ट्स एज अ primer pump and its only function is to collect the blood and pump it into the main pump which is the left ventricle। और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये ब्लड पूरा जाता है आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ओके, दिस aorta and this pumps blood into the systemic circulation। तो ये मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा प्लीज, सिर्फ समझिएगा कि दो पंप हैं, एक पंप है राइट साइड पंप, एक पंप है लेफ्ट साइड का पंप। ये दोनों पंप सीरीज में बने हुए हैं। सीरीज में क्यों बने हुए हैं? ये देखिए, ब्लड ऐसे आया, ऐसे गया, फिर इसमें लौट के आया, तो ये सीरीज में है। दे आर नॉट पैरेलल, दे आर इन सीरीज। ऐसे लगे हैं, जरूर आपको लग रहा है पैरेलल है, बट दे आर नॉट पैरेलल, दे आर इन सीरीज। So the two pump, right pump and left pump, they are connected to each other in series and their function is to collect the blood, which is a connective tissue, which collect the blood and then pump into pulmonary circulation, and from there blood comes again back into the left atrium and then again through left ventricle it is pumped into the systemic circulation। तो ये तो हो गया आपका हार्ट का फंक्शन। दो अलग अलग पंप्स हैं जो कि एक साथ काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब दो अलग अलग पंप हैं और सीरीज में काम करेंगे तो जितना ब्लड पंप करेगा राइट वेंट्रिकल उतना ही ब्लड लौट के आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और उतना ही ब्लड पंप करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो ये दो अलग अलग सिस्टम्स हो गए, राइट पंप, लेफ्ट पंप, या फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन भी कह सकते हैं इसको हम। ये चूंकि पल्मोनरी सिस्टम में पंप कर रहा है ब्लड को, तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन पंप कर रहा है, दिस इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। इसको हम हाई रेजिस्टेंस हाई प्रेशर सिस्टम भी कह सकते हैं, तो इसको हम लो रेजिस्टेंस या लो प्रेशर सिस्टम भी कह सकते हैं। ओके, तो तीन डेफिनेशन होगी इनके एग्जैक्टली तीन, एक तो राइट लेफ्ट, फिर पल्मोनरी सिस्टमिक, और एक हाई प्रेशर और लो प्रेशर। ये तीन तरह की क्लासिफिकेशंस हैं आपके हार्ट की, डिपेंडिंग ऑन द, आप कुछ भी हो सकते हैं, राइट लेफ्ट हो सकते हैं, या फिर पल्मोनरी सिस्टमिक हो सकते हैं, या फिर लो प्रेशर हाई प्रेशर भी हो सकते हैं, दोनों को। ओके, सो ये आउटले हो गया, यहाँ ऐसे काम करता है ये। ऑब्वियसली क्यों कर रहा है ये सभी काम, हमें क्या जरूरत है ये सब करने की, है ना। ये जरूरत इसलिए है कि अगेन if the heart will pump blood, with blood nutrients, oxygen will go to the systemic circulation, to the tissues, and from there waste products like CO2 and bicarbonate ions ये सब वापस लौट के आएंगे, लैक्टिक एसिड लौट के आएंगे आपके हार्ट में। तो न्यूट्रिशंस को पहुंचाना और वेस्ट को हटाना अपनी बॉडी से, ये काम है आपका, अगेन टू मेंटेन द इंटरनल मिलियो ऑफ द बॉडी। ओके, आप लोग सोचेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों इवॉल्व हुआ हमारी बॉडी में, ये एवोल्यूशन है। अगर हम एक सिंगल सेल होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को लेते और डिफ्यूजन के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स को वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर फेंक देते। मगर चूंकि हम मल्टी ऑर्गन सिस्टम में काम करते हैं, हमारी बॉडी एक मल्टी सेल्स से बनी हुई है, बहुत सारे सेल्स से बनी है, तो जो सेल बहुत दूर है, जो सेंटर में है, सपोज ये टिश्यू है, इसमें ये एक सेल सेंटर में है, इस तक डिफ्यूजन तक से ना न्यूट्रिशन पहुंच पाएगा और ना डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स हट पाएगा। तो इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम को इवॉल्व किया हमारी बॉडी ने, ताकि उस सेंटर तक, दूर दराज तक भी हमारा न्यूट्रिशन पहुंच पाए और दूर दराज से हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हम निकाल पाए।
इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ। जैसे जैसे हम यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बनते गए वैसे वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ, वो डेवलप हुआ। ओके, तो आपने खुद देखा यहाँ पर कि जो हमारा हार्ट का जो सिस्टम है पूरा ये बना हुआ है एट्रिया से और वेंट्रिकल से। तो ऑब्वियसली एट्रियल मसल्स होंगी, एट्रियल मायोसाइट्स होंगे और वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स होंगे, है ना। वो मसल फाइबर्स जो एट्रियल बनाते हैं एट्रियल मसल्स, एट्रियल मायोफाइब्रस, और जो वेंट्रिकल बनाते हैं वो वेंट्रिकल कार्डियक मसल फाइबर्स हो गए। ठीक है, इन दो मसल फाइबर्स के अलावा एक तीसरा भी स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर्स या फिर कार्डियक मसल के लिए टिश्यू होता है व्हिच इज कॉल्ड एज स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव एंड एक्साइटेटरी, या फिर स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव टिश्यू इन द हार्ट, atrial, ventricle and also specialized excitatory and conductive system। ये क्या होता है बेसिकली, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं यहाँ पर, हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं बीच का पार्ट और आपको समझाते हैं कि तीसरा पार्ट, तीसरी चीज क्या है इसकी। दो चीजें आप समझिए कि क्या है, तीसरी चीज क्या है इसको समझते हैं हम। जो तीसरी चीज है, मेरे पास पेन्स बहुत सारे हो गए हैं, ओके खोल देते हैं ना यार ताकि समझ में आए। ये जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है इसको मैं ग्रीन से बनाता हूँ। सुपीरियर वेरेटा जहां पर आके ज्वाइन करती है आपके राइट एट्रियम से, वहां पर एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा खास, SA नोड, साइनो एट्रियल नोड। At the junction of superior vena cava with right atrium, there is a specialized tissue in the heart which is called as SA node। फिर ये है आपका राइट एट्रिया, ये है आपका लेफ्ट एट्रिया। दोनों एट्रियाज के बीच में सेक्टम है, इसे हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेक्टम। इंटर एट्रियल सेक्टम के पोस्टीरियर और राइट साइड में कुछ इस तरफ एक दूसरा नोड होता है, दिस इज कॉल्ड एज AV नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ओके बच्चों, ठीक है। दिस AV नोड कंटिन्यूज एज बंडल ऑफ हिस, कंटिन्यूएशन है और कंटिन्यू करता है, और इंटरवेंट्रिकुलर लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच में सेक्टम है, इंटरवेंट्रिकुलर सेक्टम के ऊपर आकर के ये ब्रांच देता है, एक ब्रांच होता है लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट बंडल ब्रांच, एंड इट कंटिन्यूज एज राइट बंडल ब्रांच। लेफ्ट बंडल ब्रांच है डिवाइड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फेसिकल्स, ठीक है, एंड राइट बंडल ब्रांच अगेन कंटिन्यूज एज परकिंजे फाइबर्स। ये आपके परकिंजे फाइबर्स हो गए। तो तीन आपके ध्यान देने वाले तीन टिश्यूज आपके यहाँ पर हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका एट्रियल कार्डियक मसल फाइबर्स, दूसरा है आपका वेंट्रिकुलर कार्डियक मसल फाइबर्स, और तीसरे हैं आपके स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव टिश्यूज इन द हार्ट। आपने बात गौर नहीं की यहाँ पर कि SA नोड और AV नोड के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। दे आर एक्चुअली थ्री इंटरनोडल, दो नोड के बीच में इंटरनोडल एट्रियल फाइबर्स जो कि एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडिल, ये तीन फाइबर्स, these are basically Purkinje like fibers which connect SA node with AV node। इनके नाम भी होते हैं, middle one is called as Vanky-Bach and the posterior is called as Thorel। ये नाम आप क्या याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है, Vanky-Bach and Thorel। और जो एंटीरियर वाला होता है इसे sometimes called as Bachman। ये सिर्फ नाम है, आपको याद करना हो करिए, नहीं करना हो मत करिए, इसको जरूरी नहीं याद करना है, ठीक है। तो तीन टिश्यूज, एट्रियल कार्डियक मसल फाइबर्स, वेंट्रिकुलर फाइबर्स एंड स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव मसल फाइबर्स। अब हम इन मसल फाइबर्स को बड़ा करके देखते हैं। ये मैं बता दे रहा हूँ, इसको बाद में फिर बना लेंगे, कोई बहुत अच्छी ड्राइंग करने के लिए मेरी खराबी है तो उसको हम फिर से बना लेंगे। इफ यू विल सी अ कार्डियक मसल फाइबर्स थ्रू, अगर आप उसको देखेंगे बड़ा करके तो उसको करिए, तो ये
जैसे कि बाकी आपके मसल फाइबर्स स्केलेटल फाइबर्स होते हैं वैसे ही होता है भी, स्ट्राइएशंस होती हैं इनमें भी, और ब्रांचेस होती हैं, दे ब्रांच and connect to each other like this, ओके। और इनमें स्ट्राइएशंस होती है, these are striated fibers, these are striations, ये सारी स्ट्राइएशंस हैं, आपको जो है पढ़ेंगे आपको कुछ ऐसे दिखते हैं। ऑब्वियसली स्ट्राइएशंस के बीच में आपका न्यूक्लियस भी होगा ऐसे, ठीक है, न्यूक्लियस, और ये स्ट्राइएशंस आपको दिख रही है ऐसे, चाहे वो स्केलेटल मसल हो चाहे वो कार्डियक मसल हो, बोथ आर स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स। इन स्ट्राइएशंस के अलावा एक और खास चीज होती है बीच में, देयर आर इंटरकैलेटेड डिस्क इन बिटवीन टू मसल फाइबर्स। बेसिकली ये मैं बताता हूँ क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि कार्डियक मसल्स में होती है। दीज आर बेसिकली, जो मैंने ब्लैक से बनाया है, दीज आर कॉल्ड एज इंटरकैलेटेड डिस्क। होता क्या है बेसिकली, ये अगर ये देखिए ये एक मसल सेल है, ये एक मसल सेल है, ये एक मसल सेल है, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस बनाता हूँ, ये आपको समझ आएगा, ये एक मसल सेल पूरा है, ये एक मसल सेल पूरा है, ये एक मसल सेल पूरा है। दो कार्डियक मसल सेल्स जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू इंटरकैलेटेड डिस्क। जहां पर भी दो मसल के सेल्स जो होते हैं जुड़ते हैं, दे फॉर्म इंटरकैलेटेड डिस्क। बेसिकली the cell membrane throws several folds parallel to each other and they come close to each other, very close to each other, and they make gap junctions. Basically gap junctions क्या होते हैं? They gap junctions basically provide a low resistance intercellular communication between the two cells. होता क्या है, आपको आपकी फिजियोलॉजी से जनरल फिजियोलॉजी याद होगा कि नॉर्मली सेल्स के बीच में दूरी होती है अराउंड 25 नैनोमीटर, मगर जहां पर भी गैप जंक्शंस होते हैं वहां पर क्या होता है, द सेल कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, द सेल्स कम वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड द डिस्टेंस इज ओनली अराउंड 3 नैनोमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस जो होती है बहुत कम रहती है। ये सेल्स, ये एक सेल ये है और ये एक सेल ये है, ये दो सेल हैं। नॉर्मली इनके बीच की दूरी जो है वो 25 नैनोमीटर की है, मगर जहां पर ये गैप जंक्शंस होते हैं वहां पर सेल्स बहुत पास एक दूसरे के आ जाते हैं और जो डिस्टेंस होती है वो भी घट के 3 नैनोमीटर जाती है। यहाँ पर जहां पे पास आते हैं यहाँ पर दे फॉर्म गैप जंक्शंस। कैसे? बेसिकली गैप जंक्शंस आर बेसिकली मेड ऑफ प्रोटीन। These are proteins called as connexins. These are 6 connexins. 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 कनेक्शंस मिलके एक चैनल बनाते हैं। ये मेम्ब्रेन में एक चैनल बनाते हैं रास्ता ऐसे, और सेम साइड अपोजिट साइड में भी 6 कनेक्शंस मिलकर के एक और रास्ता बनाते हैं। 6 कनेक्शंस इधर, 6 कनेक्शंस इधर, एंड दे कम क्लोज टू ईच अदर एंड दे जॉइन। 6 connections make connexons and connexons they come close to each other and through these connexons ये 6 इधर आ गए और ये 6 इधर आ गए and they make a low resistance intercellular communication with the two cells. Now these two cells can communicate to each other easily with the help of this low resistance bridge between the two cells. Basically extracellular fluid में अब जाएगा ही नहीं, ये इंटरसेलुलर ही कम्युनिकेशन हो जाएगा और यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो इजीली पास हो जाएगी दूसरे सेल में। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इस सेल को स्टिमुलेट करेंगे तो यहाँ से इस सेल में आएगा, इस सेल से इस सेल में आएगा, इस सेल से इस सेल में आएगा, इस सेल से इस सेल में आएगा और पूरा का पूरा सेल, पूरा हार्ट जो है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा। So this is called as syncytium. The cardiac muscle fibers, they all are joined to each other and they form a syncytium. This is called a syncytium. Syncytium means a single unit.
दे ऑल फंक्शन एज अ यूनिट। सो ये फायदा है आपके गैप जंक्शंस के होने का, जिसकी वजह से आपके कार्डियक मसल फाइबर्स जो होते हैं, मसल सेल्स जो होते हैं, वो एक सिंसेशन की तरह काम करते हैं, वो जुड़े होते हैं आपस में एक दूसरे से। ओके, इसके अलावा दे हैव न्यूमरस लॉन्ग माइटोकॉन्ड्रिया। आपका जो कार्डियक मसल फाइबर्स होते हैं, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन फॉर द एडीपी। एनारोबिक वो बिल्कुल रिलाई नहीं करते, दे ओनली डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन। That's why they have numerous mitochondria. They also have myoglobin, a very important protein pigment which is there, which stores oxygen. और जो जरूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन रिलीज करता है, और आपका जो कार्डियक मसल फाइबर्स होते हैं, they use that oxygen. So heart is totally dependent on oxidative phosphorylation. एनारोबिकली वो सिर्फ 1% ही कंट्रीब्यूट करता है, और बहुत ज़्यादा हाइपोक्सिया होगा तो मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 10%। इससे ज़्यादा वो नहीं होता है, इससे ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो हार्ट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीडेटिव, ऑन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो ये आपका सिंसेशन की तरह काम कर रहा है। इसकी वजह से आपका हार्ट जो है वो एक यूनिट की तरह काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका हार्ट है वो एक यूनिट हो गया पूरा, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये हमारा हार्ट है, ये कुछ ऐसे मैंने बनाया है। मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा प्लीज, बड़ी खराब है, मुझे पता है, बोलने की जरूरत नहीं है आप लोग को, आई नो दिस वेरी वेल। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सिंसेशन होने की वजह से जो आपका जो हाँ, तो सिंसेशन होने की वजह से जो आपका हार्ट है ये पूरा एक यूनिट में काम करेगा और एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। पर अगर ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो चारों चैम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। और अगर ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर गया फिर तो कुछ नहीं होगा, है, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करे तो इससे रिलैक्स भी चाहिए, तभी तो ब्लड इसमें नहीं आएगा। अगर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड तो पता नहीं कहाँ जाएगा फिर। तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, इसका मतलब कुछ कैच है। कैच ये है कि दोनों एट्रिया अलग हैं और दोनों वेंट्रिकल्स अलग हैं। बेसिकली देयर इज अ फाइब्रस रिंग बिटवीन एट्रियास एंड वेंट्रिकल्स। ये है एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग, एवी ओपनिंग। यहाँ पर बेसिकली एक फाइब्रस टिश्यू होता है जो कि सेपरेट करता है एट्रियास को वेंट्रिकल से। देयर इज अ फाइब्रस एनुलर टिश्यू और रिंग प्रेजेंट ओवर हियर एट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग व्हिच सेपरेट्स एट्रिया फ्रॉम द वेंट्रिकल। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अगर नहीं होगी ये सेपरेशन तो पूरा का पूरा चारों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे बिकॉज इट इज सिंसेशन। तो इन फाइब्रस टिश्यू के होने का इंपॉर्टेंस ये है कि अब इनके होने की वजह से एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ऐसे नोड यहाँ पर है, पेसमेकर है। ये क्यों हम बाद में बताएंगे आपको, ऐसे पेसमेकर क्यों होता है इससे पहले बात करते हैं। जो पेसमेकर है वो यहाँ पर है, तो पहले एक्टिविटी यहाँ पर होगी, ये पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर वो कंडक्शन होता हुआ यहाँ से कैसे जाएगा वो बताता हूँ अभी। वो यहाँ पहुँचेगा और जब यहाँ पहुँचेगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कुछ टाइम, एक लैग, एक डिले हो जाएगा, जिसकी वजह से पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये डिले बहुत इंपॉर्टेंट डिले है, विच कॉल्ड एज एवी नोडल डिले। ये डिले बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बारे में बात करता हूँ। ये डिले बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये डिले नहीं होगा तो सारे चारों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हार्ट कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि फिलिंग के लिए रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो तो वेंट्रिकल को रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है और वो मेक श्योर करता है ये आपका फाइब्रस रिंग। तो मैं आपको बताया था होता क्या है कि यहाँ पर था एसए नोड, ठीक है, ये एबी नोड हो गया, ठीक है, ये इंटरनोडल एट्रियल फाइबर्स हो गए, और फिर यहाँ से आपका एबी नोड इज कंटिन्यूड एज बंडल ऑफ फेस एंड देन बंडल ऑफ फेस gives a branch on the top of interventricular septum which is called as left branch, and then it continues as a right bundle branch of the fibers and
ठीक है। अब बेसिकली है क्या, थोड़ा समझिएगा यहाँ पर। जो आपका एसए नोड है वो पेसमेकर होता है। वो क्यों होता है पेसमेकर? बिकॉज इट हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट रैपिड डिस्चार्ज। ये मैंने आपको बताया था, दिस आर स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव फाइबर। एक्साइटेटरी मींस दे आर सेल्फ एक्साइटेटरी, दे गेट एक्साइटेड ऑन देयर ओन। अभी मैं उस बारे में बताऊंगा कैसे होता है। दे गेट एक्साइटेड ऑन देयर ओन, सो व्हेन दे गेट एक्साइटेड ऑन देयर ओन दे डिस्चार्ज। व्हेन दे डिस्चार्ज the wave of depolarization it travels like a ripple। पानी में पत्थर मारते हो तैर ऐसे नहीं, वो रिपल बनती है, वैसे ही यहाँ से एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है, ट्रेवल्स लाइक अ रिपल। मगर जो पाथवेज हैं यहाँ पर फास्टर कम्युनिकेशन होता है और उनके ऐसे जल्दी पहुँच जाता है आपका एवी नोड पे। मतलब एवी नोड पे जब पहुँचता है, मैंने बताया था देयर इज एवी नोडल डिले। दिस एवी नोडल डिले इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर ये नहीं होगा तो चारों एक साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, पर ये डिले होता क्यों है? बिकॉज the cells of these SA node and AV node are different from the cells of atria and ventricle। इनमें कंडक्शन स्लो होता है बिकॉज दे हैव हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। बिकॉज ऑफ दिस हाई इंटरनल रेजिस्टेंस कंडक्शन इज वेरी स्लो इन दीज टिश्यूज। SA node and AV node अराउंड 0.05 मीटर्स पर सेकेंड, और आपके एट्रियास और वेंट्रिकल्स में कंडक्शन इज फास्टर अराउंड 1 मीटर पर सेकेंड। इट इज फास्टेस्ट इन द Purkinje fiber, it is around 4 meter per second। Got the point? So conduction is slower in SA node and AV node because they are different from the cardiac muscle fibers। Basically they have less of striations, they have indistinct border। Striations नहीं होती इनमें, and they have indistinct borders। They are round cells which are called as pacemaker cells। These are pacemaker cells, they have slower conduction। So because of this slower conduction there is a delay in the AV node which is very important। It is called as AV nodal delay। Because of this delay, because of this slow conduction in AV node, because of high resistance there is slow conduction, and because of this slow conduction there is delay in AV node, because of which ventricles will contract after some time as compared to atria, which is the cause of AV nodal delay, and that's why your heart is pumping in a smooth fashion। पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उस टाइम में वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, जब वो रिलैक्स कर रहे होंगे तो ब्लड इंजरी इसमें फिल हो जाएगा। सिर्फ डायस्टोल के एंड में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होगा वो डिसाइड करेगा कि कितना फोर्सफुली वो कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को बाहर फेंकेगा। ओके, तो फिर से जल्दी से हम समझ लेते हैं। हमने फिर क्या समझा? हमने ये समझा कि जो हमारा हार्ट है ये बेसिकली दो अलग अलग पंप्स हैं, एक राइट पंप है, एक लेफ्ट पंप है। जो राइट पंप है बेसिकली उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लौट कर सुपीरियर पार्ट ऑफ बॉडी, अपर पार्ट ऑफ बॉडी फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा, और नीचे से आ रहा है फ्रॉम इंफीरियर वेना कावा। यहाँ से लौट के ब्लड आता है आपके राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम एक प्राइमर पंप की तरह काम करता है, बेसिक पंप की तरह काम करता है। कोई फोर्स बहुत ज़्यादा फोर्स होगा उसमें, उसका सिर्फ इतना काम है कि ब्लड को इकट्ठा करना और फिर फाइनली पंप कर देना आपके राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल इज अ मेन पंप, वो फोर्सफुली ब्लड को पंप करता है एंड गोज इनटू पल्मोनरी सर्कुलेशन। वहाँ पर देयर इज ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। वो कैसे होता है आपको पता ही है। ऑक्सीजन ब्लड जो होता है वो हार्ट से लंग से घूम करके वापस आता है आपके लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया में एक पहला पंप है और वो सिर्फ काम करता है ब्लड को पंप करने का इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पंप बिकॉज इट हैज टू पंप द ब्लड अगेंस्ट द सिस्टमिक रेजिस्टेंस। ओके, एंड दिस सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये ब्लड को पंप करता है, इसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो टिश्यूज तक पहुंच पाता है। ओके, तीन अलग अलग तरह के कार्डियक मसल फाइबर्स होते हैं, एट्रियल, वेंट्रिकुलर एंड स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव मसल फाइबर्स, जो कि आपके एसए नोड और एवी नोड और आपके बंडल ऑफ और Purkinje फाइबर्स में होते हैं। जो आपके स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव और एक्साइटेटरी फाइबर्स होते हैं दे आर less striated, they have indistinct border and they have slower conduction because they have high internal resistance। ओके, यहाँ से सब कुछ समझ में आ गया। तो ये तो आपने समझ लिया कि आपका हार्ट का आउटले क्या है, कैसे काम करता है। ओके, अब हम इसकी फिजियोलॉजी में घुसते हैं, थोड़ा सा इसकी फिजियोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। क्या है इसकी फिजियोलॉजी? इसकी फिजियोलॉजी समझने के लिए पहले हमको इसके अंदर में कैसे काम कर रहा है उसको समझना पड़ेगा। ओके,
ठीक है, तो अब हमने एक हार्ट को स्टिमुलेट ऐसे नोड में डिस्चार्ज किया जिसकी वजह से हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, पहला पीछे आते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक पे आते हैं और स्केलेटल मसल पे आते हैं। आपको याद है ना, एक नर्व होती है, एक मोटर न्यूरॉन होता है एंड द नंबर ऑफ मसल फाइबर्स सप्लाइड बाय अ मोटर न्यूरॉन इज कॉल्ड एज अ मोटर यूनिट। क्या आपकी स्केलेटल मसल फिजियोलॉजी से है, मसल फिजियोलॉजी से। मगर आपने देखा कि यहाँ पर कोई ऐसी नर्व नहीं है। नर्व इसलिए नहीं है क्योंकि हार्ट एक्ट एज अ सिंसेशन, तो उसको अलग अलग कार्डियक फाइबर्स को सप्लाई करने की जरूरत नहीं है अलग अलग न्यूरॉन्स को, एक ही काफ़ी है। एक ही पेसमेकर स्टार्ट हुआ ऐसे नोड से, वहाँ से इम्पल्स चलना शुरू हुई और सिंसेशन से होती हुई वो पूरे आपके कार्डियक मसल में फैल गई। ऐसे नोड से पूरे एट्रियम में फैल गई और फिर बंडल ऑफ डिस्क से होती हुई वो पूरे वेंट्रिकल में फैल गई। इस तरह से वेव ऑफ डीपोलराइजेशन पहले पूरे एट्रियम को इन्वॉल्व करती है और फिर पूरे वेंट्रिकल को इन्वॉल्व करती है थ्रू एवी नोड। ओके, तो वो समझते हैं कि वो कैसे वहाँ पर कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अपने नर्व मसल से याद होगा कि बेसिकली क्या होता है, ये रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल होता है आरएमपी, फिर हम स्टिमुलस देते हैं, फिर एक थ्रेशोल्ड पहुंचता है, फिर एक स्पाइक पोटेंशियल आता है, फिर एक हाफ पोटेंशियल और फिर नॉर्मल हो जाता है। कुछ ऐसे होती है आपकी नर्व मसल की एक्शन पोटेंशियल। पर ऐसा कार्डियक मसल में बिल्कुल भी नहीं होता है। ये एक खास ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, ये कार्डियक मसल की खासियत है कि ऐसा एक्शन पोटेंशियल जैसा कि आपके नर्व और स्केलेटल मसल में होता है, वैसा एक्शन पोटेंशियल आपके कार्डियक मसल्स में नहीं होता है। होता क्या है अब वो समझते हैं। आपकी जो आरएमपी होती है कार्डियक मसल की, इट्स अराउंड -85 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो ये आपका आरएमपी हो गया। जैसे ही एक्साइटेटरी स्टिमुलस आता है, there is opening of voltage gated sodium channels. They are fast to open, they are fast to close. So obviously एक spike आएगी, ये spike आ गई। ठीक है, this is because of voltage gated sodium channel which are fast to open, fast to close. So fast to open, spike आई, अंदर नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है, massive influx of sodium ions inside, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। It will go up to +20 मिलीवोल्ट, यहाँ तक गया। फास्ट टू ओपन, फास्ट टू क्लोज, जल्दी से बंद हो गए, फिर कम बैक टू नॉर्मल। मगर यहाँ आते ही क्या होता है, देयर इज एन ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल विच आर ओनली प्रेजेंट इन कार्डियक मसल फाइबर्स। ये खास ध्यान देने की बात है। इनकी ओपनिंग की वजह से ये खास तरह के कैल्शियम चैनल्स होते हैं, बट दे आल्सो अलाउ इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। सो बोथ कैल्शियम एंड सोडियम स्टार्ट्स फ्लोइंग इन। सो बिकॉज ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम देयर इज अ प्लेटू, व्हिच इज ऑफ अराउंड 0.2 सेकेंड्स का एक प्लेटू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खास ध्यान की बात है। प्लेटू होने के बाद कुछ देर तक ये आपके कैल्शियम चैनल्स खुले रहेंगे, जिसकी वजह से कैल्शियम अंदर आता रहेगा और एक प्लेटू बन जाएगा। कुछ देर के बाद आफ्टर अराउंड 0.2 सेकेंड्स ये कैल्शियम चैनल्स बंद हो जाते हैं एंड ये ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स के खुलने की वजह से पोटेशियम इफ्लक्स, पॉजिटिव आयन का लॉस विल कम बैक टू नेगेटिव माइनस आरएमपी मेंटेन हो गया। This is called as phase 0, phase 1, plateau is called as phase 2, phase 3 was phase 3, and then this come back to RMP is called as phase 4. फिर से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लेटू की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज़ बच्चों। ठीक है, बी एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गया। स्केलेटल मसल की तरह सेम हमारा कार्डियक मसल सेम वैसे ही है। वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आई, जिसकी वजह से आपका वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुले। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स दे आर फास्ट टू ओपन, फास्ट टू क्लोज, फास्ट ओपन, फास्ट टू क्लोज। तो फेज 0 और फेज 1 इज बिकॉज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स रिस्पेक्टिवली। ओके, फास्ट टू ओपन डीपोलराइजेशन हुआ और फिर फास्ट टू क्लोज, जैसे सोडियम बंद हो गया डीपोलराइज हो गया। जैसे ही ये यहाँ पर डीपोलराइजेशन शुरू हुआ वैसे ही आपके वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स खुल जाएंगे, which allow influx of both calcium and sodium. They are
स्लो टू ओपन एंड दे रिमेन ओपन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, अराउंड 0.2 सेकेंड्स के लिए खुले रहते हैं, जिसकी वजह से सोडियम और कैल्शियम अंदर आएगा। सोडियम और कैल्शियम जब अंदर आएंगे तो एक प्लेटू रहेगा यहाँ पर, ये प्लेटू लास्ट फॉर अराउंड 0.2 सेकेंड, जितनी देर के लिए आपके वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स खुले रहेंगे। जब ये बंद हो जाएंगे और आपका वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुल जाएगा, जिसकी वजह से आपका पोटेशियम का रिफ्लक्स होगा और इट कम बैक टू नॉर्मल। सो दिस इज बिकॉज ऑफ करंट ऑफ सोडियम, दिस इज बिकॉज ऑफ करंट ऑफ कैल्शियम एंड दिस इज बिकॉज ऑफ करंट ऑफ पोटेशियम। ठीक है बच्चों, ये खास ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब ये क्यों हुआ है ना, मैं हर बार कहता हूँ आपसे फिजियोलॉजी में जो भी हो रहा है इसके पीछे एक लॉजिक है, कुछ भी रैंडमली अपने आप से बाय डिफॉल्ट नहीं हो रहा है, इसके पीछे प्री डिसाइडेड लॉजिक है तभी हो रहा है। इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे आपको पता है कि ये तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करस्पॉन्डिंग रियल टाइम पे हम अपनी एक मस्कुलर एक्टिविटी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल रिस्पॉन्स बनाते हैं। जैसे ही वेव ऑफ डिप्रेशन से कुछ देर के बाद आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, है ना, और वो कॉन्ट्रैक्ट करके वेव ऑफ डिप्रेशन जहाँ खत्म होता है उसके कुछ देर बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स कर जाएगी। वेव ऑफ डिप्रेशन जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से कुछ देर के बाद कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हुई, और आप देख सकते हैं कि तब तक कॉन्ट्रैक्टेड रहती है जब तक कि आपका डिप्रेशन खत्म नहीं होता। द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल इज अराउंड 15 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ एन स्केलेटल मसल। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज 15 टाइम्स मोर। ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, अगर ये कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा तो हम कार्डियक मसल को टिटेनाइज नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, प्लीज फिर से सुनिएगा, समझिए इस बात को। बिकॉज ऑफ दिस लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, आपको याद होगा आपके मसल फिजियोलॉजी से कि जब 1/3 ऑफ रिपोलेशन होता है तब तक हमारी मसल को हम फिर से स्टिमुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज दिस ड्यूरेशन ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड अराउंड 1/3 ऑफ रिपोलेशन। अगर उसको वैल्यू देखेंगे यहाँ पर, ये जो वैल्यू है अराउंड -50 मिलीवोल्ट। सो ऑनसेट ऑफ डिपोलराइजेशन से 1/3 ऑफ डिपोलराइजेशन तक हम कार्डियक मसल को फिर से स्टिमुलेट नहीं कर सकते, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई उसको हम दे दें। इट विल नॉट गेट स्टिमुलेटेड, इट विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इट विल नॉट गेट स्टिमुलेटेड, इट विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट, वी कैन नॉट टिटेनाइज द। अगर ये अपने कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे उसको स्टिमुलाई देते और ये कॉन्ट्रैक्ट करती तो ये और कॉन्ट्रैक्ट करती एंड कैन बी टिटेनाइज्ड। पर चूंकि इसका जो इसका एक्शन पोटेंशियल है वो लंबे टाइम के लिए होता है, इसीलिए हम कार्डियक मसल को टिटेनाइज नहीं कर सकते, जो कि एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है बॉडी का। ऑब्वियसली अगर कार्डियक मसल टिटेनाइज कर गई, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन में चली गई, आपको पता है क्या होगा, डेथ ही होगी और कुछ नहीं होगा। सो गॉड ने, नेचर ने हमें ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स दिया है कि हम कार्डियक मसल को टिटेनाइज नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ इट्स एक्शन पोटेंशियल। Because cardiac muscle have a longer action potential, that's why it cannot be titanized, and that's why this is a protective reflex of the body. So, because of presence of these voltage calcium channels, specialized voltage gated calcium channels which are present in the cardiac muscle, the cardiac muscle cannot be titanized, and it has a longer action potential, and it also has a longer duration of muscular contraction, around 15 times more as that compared of and स्कैलेटल मसल। ओके बच्चों, सो ये हो गई बात आपकी एट्रियल और वेंट्रिकुलर मसल्स की। मगर सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती है आपके पेस मेकर सेल्स में, वहाँ पर हो गया आपका पेस मेकर पोटेंशियल या फिर प्री पोटेंशियल। ये क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं, इसको हम क्या समझेंगे, ये क्या चीज़ है, पेस मेकर पोटेंशियल या फिर प्री पोटेंशियल, ये क्या चीज़ है। बेसिकली होता क्या है यहाँ पर कि जो आपका एसए नोड है, इट इज ऑन द राइट साइड, आपको ध्यान दिया होगा कि वो राइट एट्रिया और सुपीरियर वेना कावा के जंक्शन पे है, तो राइट साइड में है, और जो आपका एबी नोड है वो लेफ्ट साइड में है ना।
सो एम्ब्रियोलॉजिकली अगर हम देखें अगर हम उसको समझें उसको, तो जो आपका राइट साइड में जो आपका एसी नोड है, इट इज सप्लाइड बाय द राइट वेगस नर्व एंड राइट सिंपैथेटिक सप्लाई जो होती है आपकी T1 to T5, और जो एवी नोड है आपका वो आपका लेफ्ट वेगस सप्लाई होता है और लेफ्ट सिंपैथेटिक फाइबर्स सप्लाई करते हैं। तो ऐसे नोड राइट साइड से डेवलप है और एवी नोड लेफ्ट साइड से डेवलप है। ठीक है, होता क्या है कि इन टिश्यूज में ऐसे नोड और एवी नोड में जो कि हमारे मेन पेसमेकर टिश्यूज हैं, वैसे तो एबेरेंट पेसमेकर कहीं भी हो सकता है। अगर ऐसे नोड या एवी नोड काम करना बंद कर देंगे तो हमारे एबेरेंट पेसमेकर्स कहीं से भी होते हैं, और जब कार्डियक मसल फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं तो भी उनमें पेसमेकर एक्टिविटीज डेवलप होना शुरू करती है। मगर नेचुरली अगर हम देखें नॉर्मली फिजियोलॉजिकली द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जो हमारा पेसमेकर टिश्यू है वो एवी नोड होता है। होता क्या है इन एवी नोड्स में, ऐसे नोड एवी नोड में बेसिकली इनमें प्री पोटेंशियल या पेसमेकर पोटेंशियल जनरेट होता है अपने आप ऑटोमेटिकली, जिस कॉल्ड एज ऑटोरिथमिसिटी ऑफ द हार्ट। दिस इज व्हाई देयर इज ऑटोरिथमिसिटी ऑफ द हार्ट। ऑटोरिथमिसिटी से मतलब होता है कि हार्ट के सारे कनेक्शंस को काट दें, उसकी सारी नर्व सप्लाई को काट के बाहर भी रख दें और उसे न्यूट्रिशन देते रहें तो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज ऑटोरिथमिसिटी। This automaticity is because of presence of pacemaker tissue inside the cell, and this pacemaker tissue is SA node, sinoatrial node। क्या होता है बेसिकली, होता क्या है कि इनमें अपने आप अपने ये एक पेसमेकर पोटेंशियल आया, फिर अपने आप एक स्लोप बनेगी और फिर से एक पोटेंशियल आएगा, फिर एक स्लोप बनेगी और फिर से ये अपने आप होता रहेगा। एंड गोज ऑन लाइक दिस। ये क्यों होता है इसको समझते हैं। हो क्यों है यहाँ पर रिपोलराइजेशन पता है, बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स। सो बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स, यहाँ पर पोटेशियम चैनल्स खुले, पीक में आपके पोटेशियम चैनल्स खुल गए, पोटेशियम चैनल्स खुले, पोटेशियम पॉजिटिवली चार्ज आयन अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, अंदर से बाहर जाना शुरू हो गया। पॉजिटिव आयन अंदर से बाहर जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना शुरू होगा। पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है, अंदर नेगेटिव में चलेगा, तो इट विल कम डाउन। ओके, सो पोटेशियम चैनल खुलने की वजह से देयर इज रिपोलराइजेशन। जहाँ जैसे ये रिपोलराइजेशन स्टार्ट होता है वैसे ही देयर इज ओपनिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड फनी टाइप ऑफ। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली चैनल्स कब खुलते हैं हमारे कोई भी वोल्टेज चैनल कब खुलते हैं, दे ऑल ओपन ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन। मगर ये हमारे कार्डियक पेसमेकर्स में एक खास तरह के चैनल्स होते हैं जो तब खुलते हैं व्हेन देयर इज हाइपर पोलराइजेशन। सो दिस इज फनी, दिस इज समथिंग पेक्यूलियर, एटिपिकल। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज फनी चैनल्स, और जो करंट जो फ्लो करता है इट्स कॉल्ड एज फनी करंट। सो बिकॉज ऑफ दिस हाइपर पोलराइजेशन देयर इज ओपनिंग ऑफ फनी चैनल्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस फनी चैनल्स सोडियम स्टार्ट्स कमिंग इन। Sodium when it starts coming in, it leads to depolarization. So there is depolarization going towards the positive side. जैसे ही ये हाफ आपका depolarize हुआ, वैसे because of change in voltage, there is opening of voltage gated calcium channels. There is opening of voltage gated calcium channels, and there is कैल्शियम करंट। ये जो करंट है आपका ये है IH फनी H, और ये जो हो रहा है ये है आपका बिकॉज ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। यहाँ पर भी दो तरह के आपके कैल्शियम चैनल्स होते हैं, एक ट्रांजिएंट एक्टिंग, एक लॉन्ग एक्टिंग। सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल्स। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ पेसमेकर पोटेंशियल is because of funny channels, and second part, the final part of the pacemaker potential is because of opening of transient calcium channels। और जब ये लेवल पहुंच जाता है there is opening of long acting calcium channels, जिसकी वजह से आपका ये ओवरशूट होता है, पेसमेकर पोटेंशियल होता है। और फिर यहाँ पहुंचने के बाद अगेन there is potassium efflux and there is repolarization। so तीन करंट काम कर रहे हैं आपके पेसमेकर पोटेंशियल में। पहला कौन सा है, फनी चैनल्स की वजह से, बिकॉज ऑफ हाइपरपोलराइजेशन देयर इज ओपनिंग ऑफ अ फनी चैनल which is called as which is sodium and potassium channel।
तो सोडियम पोटेशियम अंदर आएंगे तो पॉजिटिव से बढ़ेगा। द सेकेंड पार्ट ऑफ पेसिव पोटेंशियल इज बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल्स, उनके खुलने की वजह से आपका पेसिव पोटेंशियल और बढ़ेगा। एक वैल्यू आने के बाद आपके लॉन्ग एक्टिंग कैल्शियम खुल जाएंगे, जिसकी वजह से आपका ओवरशूट होगा और फिर आपका वापस डिक्रीमेशन होगा। आपने अगर मुझे गौर करी होगी यहाँ पर इस वाले ग्राफ में कि यहाँ पर कोई स्पाइक नहीं है ना, जैसे कि आपका एट्रियल में था या फिर आपका स्टेटस में था। यहाँ पर स्पाइक नहीं है कहीं भी। क्यों स्पाइक नहीं पता आपको? यहाँ पर स्पाइक इसलिए नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ सोडियम। यहाँ पर भी ये सोडियम प्रेजेंट था, यहाँ पर भी ये सोडियम प्रेजेंट था, पर चूंकि यहाँ पर सोडियम चैनल्स है ही नहीं विच आर फास्ट टू ओपन एंड फास्ट टू क्लोज एंड देयर इज सडन मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, चूंकि सोडियम है ही नहीं यहाँ पर, इसीलिए ये स्पाइक नहीं है बल्कि ये ग्राफ एक डोम की तरह है। ठीक है, इसलिए ये नॉर्मल कर्व की तरह है, ना कि स्पाइक है, बिकॉज देयर इज नो सोडियम हियर, देयर इज ओनली कैल्शियम हियर। ओके, सो ये जो आपका पेसमेकर पोटेंशियल है, दिस इज पेसमेकर पोटेंशियल, पेसमेकर और प्री पोटेंशियल भी कहते हैं इसको। ये मेनली खाली आपके एसए नोड और एबी नोड में ही होता है, दिस वन। एंड रेस्ट बाकी जितने भी आपके एट्रियल, वेंट्रिकुलर, बंडल ऑफ फेस, परकिंजे फाइबर, सब जगह पे आपका ये प्लेटो वाला होता है, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 ऐसे वाला, और फेज 4 सिर्फ एसए नोड और एबी नोड जो कि आपकी पेसमेकर के इश्यूज हैं वहां पर आपका ये पेसमेकर पोटेंशियल होता है। गॉट द पॉइंट बच्चों, ये समझ में आ गया? सो जब भी एसए नोड से आपका पेसमेकर पोटेंशियल से पेसमेकर पोटेंशियल आएगा, इसकी वजह से एक वेव ऑफ डिपोटेंशियल आएगी, फिर वो ट्रेवल करेगी एसए नोड से, फैलेगी आपके एट्रिया, पहले राइट एट्रिया से और फिर एक रिपल की तरह फैलती जाएगी इनटू द लेफ्ट एट्रिया। मसल्स से ट्रैवल करके पहुंचेगी एबी नोड तक, पर उससे पहले पहुंच जाएगी थ्रू इंटरनोडल एट्रियल फाइबर्स, है ना। बताया मैंने आपको, वैंकी बैक और थॉरल और एक एंटीरियर, 3 थे, उनसे जल्दी पहुंच जाएगी आपके एबी नोड में। एबी नोड से फिर वो फाइबर्स टिश्यू से सेपरेट कर रहा है जो आपका एट्रिया से वेंट्रिकल को। सिर्फ एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो कंडक्शन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, दैट इज ओनली थ्रू दिस एबी नोड, थ्रू दिस एबी नोड, और कोई कंडक्शन नहीं है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एट्रिया से वेंट्रिकल तक पहुंच रही है, दैट इज ओनली थ्रू दिस एबी नोड। और बीच में फाइब्रस टिश्यू जो है वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है और एट्रियास को वेंट्रिकल से इलेक्ट्रिकली अलग कर देता है। ओके, सो दिस इंसुलेटर की वजह से आपका ओनली एबी नोड के थ्रू कंडक्शन हो पाता है आपके एट्रिया से वेंट्रिकल्स में। और फिर जब एबी नोड से पहुंचता है आपके वेंट्रिकल्स में, तो पहले ये लेफ्ट से राइट तरफ मूव करता है वेव ऑफ डिपोलराइजेशन ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। वहां से पहले लेफ्ट राइट मूव करता है और फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से नीचे आता है और फिर वॉल से होता हुआ ऊपर एबी ग्रूव तक आता है वापस। ठीक है, ऐसे नोड से चला, इंटरनोडल फाइबर से आया आपके एबी नोड पर, एबी नोड से वेव ऑफ डिपोलराइजेशन गई आपके इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे, वहां से लेफ्ट से राइट मूव करी और फिर सेप्टम में बीच में गई और फिर सेप्टम से होते हुए वॉल में आई और वॉल से फिर वो एबी ग्रूव तक वापस घूम के आई पूरी। इस तरह से आपकी वेव ऑफ डिपोलराइजेशन ट्रैवल करती है। ये हम समझेंगे तब जब हम ईसीजी पढ़ेंगे। अभी बस समझ लीजिए इसको कि पहले राइट से शुरू हुई, ऐसे नोड से लेफ्ट की तरफ आई, लेफ्ट से फिर नीचे गई, नीचे से फिर लेफ्ट साइड तरफ वेव ऑफ डिपोलराइजेशन गई, फिर नीचे गई और फिर वापस घूम के ऊपर आई। ऐसे ही कुछ आपकी ईसीजी में वेव्स बनेंगी जो आप इसको पढ़ेंगे आगे, अभी नहीं। ठीक है, तो पहले ऐसे नोड में आपके पेसमेकर पोटेंशियल्स बने जो कि आपके मसल्स में पहुंचे, मसल्स में आपके कार्डियक पोटेंशियल्स बने, फिर वो पोटेंशियल्स आपके पहुंचे आपके एबी नोड से होते वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स से आपके फिर वो कंडक्ट हुए थ्रू परकिंजे फाइबर्स आपके वॉल में आ गए। ठीक है, ऐसे कुछ होता है आपका ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। और ऑब्वियसली जब ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, जिसे हम कहते हैं एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग। तो ये तो हो गई एक्साइटेशन, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन। सो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज फॉलोड बाय द मैकेनिकल रिस्पॉन्स, मैकेनिकल और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल्स।
मैंने आपको बताया था कि कार्डियक मसल्स दे एक्ट एज सिंफिशियम, है ना, एक यूनिट काम करते हैं, एट्रियल सिंफिशियम अलग है, वेंट्रिकुलर सिंफिशियम अलग है, ओके, दे एक्ट एज सिंफिशियम, ठीक है। दे हैव न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच सप्लाई देम विद एटीपीज, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन पे डिपेंड करते हैं, एरोबिक पे नहीं डिपेंड करते हैं वो सब, ठीक है। दे एक्ट एज सिंफिशियम, है ना, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनली हर एक मसल फाइबर दूसरे मसल से जुड़ा होता है, तो जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ट्रांसमिट होता है लॉन्गिट्यूडनली, और ये पूरी यूनिट में काम करते हैं, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ओके। सो दिस मसल दे ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑल टुगेदर एज अ यूनिट, ठीक है। खास ध्यान की बात यहाँ पर क्या है, आपको याद होगा आपने नर्व मसल फिजियोलॉजी से कि जब वेव ऑफ डिप्रेशन आती है तो वो टी ट्यूब्यूल्स बनाते हैं, आपको याद आया टी ट्यूब्यूल्स बच्चों, है ना, टी ट्यूब्यूल्स और एल ट्यूब्यूल्स ट्राइड हमने पढ़ा था कार्डियक मसल में, ऑब्वियसली कार्डियक मसल में भी ऐसे ट्राइड होंगे, मगर खास ध्यान में याद बात ये है यहाँ पर कि जो टी सिस्टम होता है आपका कार्डियक मसल का, इट इज 5 टाइम्स मोर बिगर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ स्केलेटल मसल, तो जो वॉल्यूम है इसका वो 25 टाइम्स मोर हो जाता है ना, क्यूब हो गया, क्यूब वॉल्यूम इज क्यूब 5 × 5 जो भी है मैथ्स में आती है, पर ये बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द स्केलेटल मसल टी सिस्टम। एंड आपको पता है टी सिस्टम बेसिकली इट इज एक्सटेंशन ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस होती है ना, और कार्डियक मसल्स में बेसिकली यहाँ पर म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं which are negatively charged and they store positively charged calcium, negatively charged है तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज में स्टोर होगा, तो बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज कैल्शियम इनमें स्टोर रहता है ना। तो जैसे ही वेव ऑफ डिपोजिशन आई, है ना, यहाँ पर डाइहाइड्रोपाइरिडीन रिसेप्टर्स खुल जाएंगे, जिनकी खुलने की वजह से कैल्शियम विल गो इनसाइड, जो कैल्शियम यहाँ टी ट्यूब्यूल में पड़ा हुआ है और बाइंडेड है म्यूकोपॉलीसेकेराइड से, वो निकल करके अंदर आ जाएगा। स्केलेटल मसल में डाइहाइड्रोपाइरिन रिसेप्टर्स और राइडिन रिसेप्टर्स आपस में एक मैकेनिकल लिंक होता है, पर कार्डियक मसल में ऐसा कोई भी लिंक नहीं होता है। द कैल्शियम व्हिच फ्लोज इन बिकॉज ओपनिंग ऑफ डाइहाइड्रोपाइरिन रिसेप्टर्स के ओपनिंग की वजह से जो कैल्शियम अंदर आता है, दिस कैल्शियम एक्ट्स एज ए ट्रिगर कैल्शियम। ट्रिगर कैल्शियम क्या होता है, वो कैल्शियम जो कि अंदर आता है और बाइंड करता है कैल्शियम रिसेप्टर्स पे एंड कॉजेस मैसिव आउटफ्लो ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट एज कंपेयर टू स्केलेटल मसल, द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ कार्डियक मसल इज नॉट दैट डेवलप्ड। तो कैल्शियम जो इसके अंदर है वो इतना नहीं होता है, बेसिकली कैल्शियम इज फ्लोज इनसाइड फ्रॉम द टी ट्यूब्यूल सिस्टम that helps in the contraction of the cardiac muscle. इसलिए भी it has a longer duration of contraction because ये calcium role play कर रहा है in this calcium which flows in, it goes and bind to troponin C, ठीक है, और उस वजह से actin myosin में स्लाइडिंग होती है और contraction होता है। इसलिए चूंकि यहाँ पर मैकेनिकल लिंकिंग नहीं है, ये कैल्शियम रिलीज नहीं हो रहा है, इसलिए भी ये कैल्शियम जो है वो ज़्यादा देर तक अवेलेबल रहता है टिश्यूज में, जिसकी वजह से ज़्यादा देर तक एक्टिन मायोसिन क्रॉस फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा देर तक रहता है। बट द पॉइंट, ज़्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा अराउंड 15 टाइम्स मोर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द स्केलेटल मसल, ठीक है। फिर ऑब्वियसली राइडिन रिसेप्टर्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर भी नहीं होते हैं, कैल्शियम तो बाहर होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है तो अगेन देयर इज कैल्शियम एटीपीएस चैनल जो कि कैल्शियम को वापस पंप कर देते हैं अंदर। मगर यहाँ पर एक और खास तरह का एक ट्रांसपोर्टर होता है कॉल्ड एज सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो कैल्शियम अंदर आया है, ये कैल्शियम जो अंदर आया था यहाँ पर बिकॉज ऑफ एक्सप्रेशन एंड बिकॉज ओपनिंग ऑफ डाइहाइड्रोपाइरिन रिसेप्टर्स, जो कैल्शियम अंदर आया था, ये कैल्शियम अंदर जाता है पर इट रिमेन्स देयर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। वो बाहर कैसे आता है, गोज आउट बिकॉज ऑफ दिस एक्सचेंजर। कैल्शियम इज एक्सचेंज विद सोडियम, ठीक है। तो ऑब्वियसली सोडियम बढ़ गया, अब ये सोडियम किससे बाहर जाएगा, दिस सोडियम विल गो आउट विद हेल्प ऑफ सोडियम
पोटेशियम ATPase पंप, सबसे बड़ा पंप, सबसे इंपॉर्टेंट पंप हर बार होता है। दिस सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, वेरी इंपॉर्टेंट पंप। एक्सचेंज में कैल्शियम बाहर गया, सोडियम अंदर आया, ये सोडियम बाहर जाएगा और कैल्शियम को अंदर लाएगा थ्रू 3 सोडियम 2 पोटेशियम ATPase पंप। व्हाट द पॉइंट? सो अगर कोई ऐसी दवा हो जिससे हम इस पंप को बंद कर दें तो क्या होगा? अब सोडियम अंदर ज़्यादा होगा, तो कैल्शियम बाहर नहीं जा पाएगा, और कैल्शियम बाहर नहीं जाएगा तो कैल्शियम ज़्यादा अवेलेबल रहेगा कार्डियक मसल फाइबर्स के अंदर, एंड दिस विल लीड टू इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कुछ यही करती है आपकी डिजिटैलिस, एक ड्रग होती है जो हम देते हैं इन कार्डियक फेलियर पेशेंट्स। डिजिटैलिस जो होती है वो इसको ब्लॉक कर देती है। इसको ब्लॉक करने की वजह से ये काम करना बंद कर देता है, इससे काम करने की बंद करने की वजह से कैल्शियम अंदर ज़्यादा हो जाता है, और कैल्शियम ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। सिंपल। सो कुछ ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्शन इन द कार्डियक मसल्स। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल, और डिफरेंस क्या है मैंने आपको बता दिया। ओके, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग इन कार्डियक मसल्स। ठीक है, सब कुछ याद है? फिर जल्दी से रिवाइज करते हैं पूरा। सुपीरियर वेना कैवा राइट एट्रियम के जंक्शन पे जहाँ दोनों आपस में ज्वाइन करते हैं वहाँ पर आपका पेसमेकर है SA नोड, साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, साइनो एट्रियल नोड। फिर दूसरा जो आपका AV नोड है वो आपके इंटर एट्रियल सेप्टम जो है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जो सेप्टम है जो उसके पीछे पोस्टीरियरली राइट साइड में आपका AV नोड है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। दोनों नोड्स को जोड़ते हैं 3 इंटरनोडल एट्रियल फाइबर्स, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर का नाम नहीं है, मिडिल का नाम है वेंकी-बैक और पोस्टीरियर का नाम है थॉरल। ठीक है, यहाँ से वेव ऑफ डिपोलराइजेशन ऐसे नोड से निकलता है, AV नोड तक आया, AV नोड से आके फिर वो AV नोड जो होता है वो एक्सटेंड करता है थ्रू बंडल ऑफ हिल्स, और बंडल ऑफ हिल्स जो होता है वो आगे जाके इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप पे जाके ब्रांच देता है, लेफ्ट ब्रांच, एंड कंटिन्यूज एज अ राइट बंडल ब्रांच। लेफ्ट ब्रांच डिवाइड्स इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंड राइट ब्रांच गोज एंड फॉर्म्स योर परकिंजे फाइबर्स दोनों तरफ। ठीक है, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में एक फाइब्रस टिश्यू होता है, सेप्टम होता है, जो डिवाइड करता है एट्रियल सिंसिशन को वेंट्रिकुलर सिंसिशन से। ओके, तो इसकी वजह से एट्रिया अलग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल्स अलग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये जरूरी होना, ये जरूरी हो पाता है बिकॉज ऑफ AV नोड डिले। AV नोड डिले क्यों होता है? बिकॉज AV नोड है हाई रेजिस्टेंस, हाई इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से उनमें फ्लो स्लो होता है। फ्लो स्लो होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से AV नोडल डिले होता है। कंडक्शन अलग अलग है, अलग अलग में एट्रियल और वेंट्रिकल फाइबर्स, कार्डियक फाइबर्स में कंडक्शन थोड़ा सा फास्ट होता है, अराउंड 1 मीटर पर सेकेंड। आपके जो नोड्स होते हैं ऐसे नोड में कंडक्शन स्लो होता है बिकॉज ऑफ हाई इंटरनल रेजिस्टेंस अराउंड 0.05 मीटर पर सेकेंड, और पर्किंजे फाइबर्स में सबसे फास्ट होता है अराउंड 4 मीटर पर सेकेंड, सबसे फास्ट कंडक्शन होता है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जो SA नोड होता है वो राइट साइड से डेवलप होता है लॉजिकली, मतलब AV नोड होता है वो लेफ्ट साइड डेवलप होता है। तो राइट वेगस सप्लाइज आपकी SA नोड एंड लेफ्ट वेगस सप्लाइज AV नोड। राइट T125 sympathetic supplies SA node and left T125 sympathetic fiber supplies AV node। जैसे जैसे ये अगर सिंपैथेटिक सप्लाई बढ़ेगी आपकी तो बेसिकली आपके SA नोड और AV नोड पे आपके β1 रिसेप्टर्स होते हैं। ऑब्वियसली द न्यूरोट्रांसमीटर सप्लाइड बाय द सिंपैथेटिक इज एड्रेनलिन। एड्रेनलिन दे गोज एंड बाइंड ऑन द β1 रिसेप्टर्स। ये जो β1 रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली दे इंक्रीजेस साइक्लिक AMP इनसाइड द कार्डियक मसल फाइबर्स। ये साइक्लिक AMP दे कॉजेस फॉस्फोराइलेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। एड्रेनलिन ने बाइंड किया आपके β1 रिसेप्टर से बाइंड किया और एक सेकंड मैसेंजर बन गया आपका साइक्लिक AMP। ये साइक्लिक AMP जो होता है ये आप बढ़ जाता है सेल के अंदर और दिस साइक्लिक AMP कॉजेस फॉस्फोराइलेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। Voltage gated calcium channels, when they get phosphorylated, they remain open for a longer duration. When they remain open for a longer duration,
obviously force of contraction will increase. This will lead to a positive inotropic effect and also the pacemaker potential जो हम बनाया था, मैंने आपको दिखाया था, आपने कुछ ऐसे मैंने बनाया जो है ना, ये बनाया था कुछ। तो अगर हम ऐसे नोड को स्टिमुलेट करेंगे थ्रू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, so basically what will happen, this slope will increase and you can see स्लोप के बढ़ने से रेट बढ़ गया। पहले 1 2 3 4 थे, अब कम टाइम में 5 6 हो गए, आप देख सकते हैं। सो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से क्या होगा, एड्रेनलिन आके बाइंड करेगा बीटा 1 रिसेप्टर से। जब वो बाइंड करेगा बीटा 1 रिसेप्टर से, एक सेकेंड मैसेंजर बनता है साइक्लिक एमपी। जो साइक्लिक एमपी बनता है, इट एक्टिवेट्स अ प्रोटीन काइनेज सी विच विल कॉज फॉस्फोराइलेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। जिस फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से ये चैनल्स ज़्यादा देर तक खुले रहते हैं। ज़्यादा देर तक खुले रहेंगे चैनल्स तो कैल्शियम ज़्यादा देर के अंदर आएगा, कैल्शियम ज़्यादा देर के अंदर आएगा तो देयर विल बी इंक्रीज इन द स्लोप बढ़ेगा। उल्टा होगा व्हेन देयर इज स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अगर हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर देंगे तो क्या होगा, दिस स्लोप विल इंक्रीज, कुछ ऐसा होगा। आप देख सकते हैं कि उतने टाइम में सिर्फ 3 बार ही आपके पेशेंट पोटेंशियल हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज देयर इज एन रिसेप्टर कॉल्ड एज M2 रिसेप्टर्स। न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइलकोलिन। पैरासिम्पैथेटिक का क्या है, एसिटाइलकोलिन। सिम्पैथेटिक का क्या था, एड्रेनलिन। तो एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, वो जाके बाइंड करेगा M2 रिसेप्टर से। M2 रिसेप्टर एक जी प्रोटीन को स्टिमुलेट करता है, उसका बीटा गामा स्टिमुलेट जो होता है वो आपके पोटेशियम चैनल्स को ओपन कर देगा। जब भी पोटेशियम चैनल्स खुलेंगे देयर विल बी हाइपर पोलराइजेशन। स्लोप विल इंक्रीज, स्लोप की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, स्टीप हो जाएगी स्लोप या फिर स्लोप और लंबी हो जाएगी। स्लोप लंबी हो जाएगी, रेट विल डिक्रीज। तो सिंपैथेटिक विल increase heart rate, parasympathetic will decrease heart rate. Tachycardia, bradycardia. Got the point बच्चों, कैसे है ना? So this is how the heart is regulated. जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हमारी बॉडी को डिमांड बढ़ जाती है तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा, ज़्यादा ब्लड ज़्यादा न्यूट्रिशंस पहुँचाना है हमारे एक्सरसाइजिंग मसल्स को। जब हम सो रहे होते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट स्लो हो जाता है। ये तो हो गया सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का। टेम्परेचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंक्रीज टेम्परेचर होता है तो डिस्चार्ज बढ़ जाता है, विच यू कैन सी इन फीवर। इन फीवर देयर इज टैकीकार्डिया। आप फीवर के पेशेंट का आप पल्स चेक करेंगे तो उसका रेट बढ़ा होगा, बिकॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज इंक्रीज डिस्चार्ज फ्रॉम द pacemaker tissue of the heart, ऐसे नोट से there will be increase in fever, there is tachycardia। ठीक है, सो ये नॉर्मल रेगुलेशंस हैं, एक्सरसाइज के साथ, डाइट के साथ, इमोशंस के साथ, है ना। पोस्चर चेंज करने पर भी हमारे रेट चेंज और घटते बढ़ते रहते हैं। सो हार्ट जो होता है वो हमारा बहुत ही डाइवर्स कंडीशंस में काम करता है, एंड दिस इज वेरी स्पेशलिटी ऑफ हार्ट कि फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टिल द टाइम ऑफ डेथ, अगर आप 70 साल 100 साल 500 साल जिस साल भी आप जी रहे हैं तब तक कंटिन्यूसली आपका हार्ट काम करता रहता है। दिस इज टिपिकल वेरी स्पेशल थिंग अबाउट आवर कार्डियक मसल्स, और इसलिए हम आता है कि दिस इज स्पेशलाइज्ड कार्डियक टिश्यू, क्योंकि हमें कुछ इस तरह से हमारी बॉडी को हमारे काम कराता है। ओके, आप लोग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना है आपको, यू कैन आस्क फ्रीली टू मी। ओके, यू कैन कमेंट ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे।